नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेथ मशीन और लेथ ऑपरेशन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप लोग डेली 7 बजे लाइव आ जाया करें सुबह में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फेस प्लेट किसे पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है अनियमित जॉबों को पकड़ने के लिए, पहले से फिनिश किए गए जाबों को, खोखले जाबों को, केवल चौरस जाबों को। तो देखिए जो फेस प्लेट रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं अनियमित जाब को पकड़ने के लिए, हम लोग फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। फेस प्लेट का प्रयोग अनियमित आकार के जाबों को पकड़ने में किया जाता है। फेस प्लेट वृत्ताकार और टी स्लॉट आकार की होती हैं। वृत्ताकार और टी स्लॉट का फेस प्लेट होता है। इन स्लॉटों में टी बोल्ट की सहायता से जाब को पकड़ सकते हैं। इसका प्रयोग ऐसे जाबों को पकड़ने के लिए किया जाता है जिनको लेथ पर दूसरे साधनों के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता है। यह गोलाकार आकार में ढलवा लोहे यानी कि कास्ट आयरन का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि टम्बलर गियर यूनिट में कितने गियर होते हैं? ऑप्शन है 2 गियर, 3 गियर, 1 गियर, 4 गियर। तो देखिए जो टम्बलर गियर रहता है इसकी संख्या होती है कि जो यूनिट गियर होते हैं ये होता है, इसमें 3 गियर होता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि टम्बलर गियर यूनिट में 3 गियर होते हैं। टम्बलर गियर लेथ का मुख्य अंग है। कुछ खरादों में यह हेड स्टॉक के अंदर व कुछ हेड स्टॉक के बाहर बाईं ओर लगा होता है। टम्बलर गियर यूनिट में 3 गियरों का एक सेट होता है। इन गियरों को एक लीवर के द्वारा सेट किया जाता है जो मशीन के बाईं ओर लगा होता है। तीसरा क्वेश्चन है, स्पेसिफिकेशन खराद का में क्या सम्मिलित नहीं होता है? खराद की स्पेसिफिकेशन में क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो देखिए हम लोग जो खराद की स्पेसिफिकेशन करते हैं वो हम लोग करते हैं कि केंद्रों के बीच की दूरी से भी करते हैं, स्पिंडल की गतियों के आधार पर भी कर सकते हैं, और जाबों की अधिकतम बेस जो कैरेज पर घुमाकर टर्न कर सकते हैं, इन सबसे किया जा सकता है। लेकिन खराद की पूर्ण लंबाई से नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि खराद की स्पेसिफिकेशन में हमारा खराद की पूर्ण लंबाई सम्मिलित नहीं है। देखिए खराद के स्पेसिफिकेशन में निम्न चीज़ें सम्मिलित होती हैं, जैसे खराद के बेड से केंद्रों के बीच की दूरी, जब पर अधिकतम व्यास जो कैरेज के ऊपर आसानी से घुमाकर टर्न किया जा सके। तीसरा है कि केंद्रों के बीच की अधिकतम दूरी। पांचवा है आपका स्पिंडल की चाल। चौथा है पांचवा है आपका लेथ स्पिंडल के सुराख का अधिकतम व्यास। अतः खराद की निर्देशन में खराद की पूर्ण लंबाई सम्मिलित नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन है, हाफ नट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कैरेज को अनुदैर्ध्य फीड देने के लिए, चूड़ी काटने के लिए, क्रॉस फीड को अनुदैर्ध्य फीड में बदलने के लिए, क्रॉस स्लाइड का ढीलापन दूर करने के लिए। तो देखिए जो हाफ नट रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं चूड़ी काटने के लिए, हाफ नट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाफ नट का प्रयोग लेथ मशीन पर हम लोग थ्रेड यानी कि चूड़ी काटने के लिए करते हैं। थ्रेड चेसिंग डायल द्वारा हाफ नट को बार बार चूड़ी के एक ही स्थान पर इंगेज किया जाता है जिस पर चूड़ी प्रारंभ की गई है थी। पांचवा क्वेश्चन है कि ड्राइविंग प्लेट किस के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है शाफ्ट को डाग कैरियर या जाब कैरियर की सहायता से केंद्रों के मध्य घुमाने के लिए, जाब को फेस करने के लिए, जाब पर चूड़ी काटने के लिए, जाब पर आंतरिक ऑपरेशन करने के लिए। तो देखिए जो ड्राइविंग प्लेट रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं शाफ्ट को डाग कैरियर या जाब कैरियर की सहायता से केंद्रों के मध्य घुमाने के लिए हम लोग ड्राइविंग प्लेट का प्रयोग करते हैं। ड्राइविंग प्लेट का प्रयोग शाफ्टों को डाग कैरियर या जाब कैरियर की सहायता से केंद्रों के मध्य घुमाने के लिए किया जाता है। ड्राइविंग प्लेट ढलवा लोहे की बनी होती है। इसका व्यास फेस प्लेट की अपेक्षा कम होता है। इसके फेस पर एक पिन कसी होती है, यह भी चक की भांति हेड स्टॉक स्पिंडल पर कसी जाती है। छठा क्वेश्चन है कि खराद बेड यानी कि लेथ बेड सामान्यतः किस मटेरियल से बनाया जाता है? आपने कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, नॉन आयरन मटेरियल, स्टेनलेस स्टील। तो देखिए जो लेथ बेड रहता है ये हमारा ढलवा लोहे यानी कि कास्ट आयरन का खराद का आधार बनाया जाता है। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो लेथ का बेड होता है यह मशीन का एक मुख्य अंग होता है। बेड लेथ मशीन का बेड आधार का कार्य करता है। इस पर सभी स्थिर व अस्थिर भाग जुड़े रहते हैं या चलते हैं। यह ढलवा लोहे का बना होता है। इसके आधार पर दो अनुदैर्ध्य दीवारें होती हैं जो क्रॉस वेबों द्वारा जुड़ी होती हैं। सातवां है
कैच प्लेट का आकार कैसा होता है? ऑप्शन, इसके फेस पर टी स्लॉट तथा सीधी स्लॉट कटी होती है, केवल टी स्लॉट कटी होती है, एक या अधिक स्लॉटें कटी होती हैं, केवल एक स्लॉट होती है। तो देखिए जो कैच प्लेट का आकार होता है यह होता है हमारा केवल एक स्लॉट कटी होती है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैच प्लेट आकार में ड्राइविंग प्लेट की भांति होती है, अंतर केवल इतना होता है कि इसमें पिन नहीं कसी होती है, इसके स्थान पर इसमें एक यू स्लॉट तथा एक स्ट्रेट स्लॉट कटी होती है। इसमें वेट टेल कैरियर फंसाकर जाब को घुमाया जाता है। 8वां क्वेश्चन है कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा टेपर की गणना करने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? तो देखिए इसके लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं वह हमारा फार्मूला रहता है कि tan थीटा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई एल होता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, 8 का ए आंसर करेक्ट होगा। सॉरी यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू है यहाँ पे हमारा tan थीटा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2l आता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 8 का। यहाँ पे देखिए जो फार्मूला रहता है टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा टेपर की गणना करने के लिए रहता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2l। tan थीटा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2l यहाँ पे हमारा करेक्ट। हमें लगा था कि यहाँ पे ये 2l है इसलिए पहला आंसर हो गया था गलती से। तो यहाँ पे कैपिटल डी बाई 2l होगा, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2l। सी आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे। देखिए टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा टेपर की गणना सूत्र करने के लिए tan थीटा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2l का प्रयोग किया जाता है। टेपर टर्निंग में उपयोग होने वाले जो मूल तत्व होते हैं वो रहता है कैपिटल डी हमारा टेपर का बड़ा व्यास रहता है इंच में, mm या इंच में। टेपर का छोटा व्यास स्मॉल डी रहता है mm या इंच में। टेपरित भाग की लंबाई यल होता है mm या इंच में। और जो टेपर एंगल होता है हमारा थीटा होता है। मास टेपर में अनुपात कितना होता है? देखिए जो मास टेपर रहता है इसका हमारा जो रेशियो रहता है वह 1:20 का अनुपात रहता है मास टेपर में। तो यहाँ पे हमारा दिया है कि लेथ के टेल स्टॉक स्पिंडल पर बोर मोर्स टेपर में बना होता है, इसका अनुपात 1:20 का होता है। मोस्ट टेपर लेथ के हेड स्टॉक टेल स्टॉक तथा ड्रिलिंग मशीन की स्पिंडल बोर में प्रयोग की जाती है। 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि मानक मोस्ट टेपर कितने साइजों या नंबरों में मिलती है? ऑप्शन है 7 NOS, 10 NOS, 14 NOS, 12 NOS। तो देखिए जो मानक मोस्ट टेपर होता है यह हमारा जितने साइजों में मिलता रहता है 7 पे मिलता है, 7 नंबर पे उपलब्ध होता है। तो मानक मोस्ट टेपर 7 नंबरों 0 से लेकर 6 में उपलब्ध होता है। यह सभी साइज क्रम में है। 0 नंबर वाला टेपर न्यूनतम साइज का तथा 6 नंबर वाला अधिकतम साइज का होता है। मानक मोस्ट टेपर तथा मानक मीट्रिक टेपरों का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि टेपर को निम्न में से किसके द्वारा जांचा जाता है? तो देखिए जो टेपर रहता है इसको हम लोग जो मापते हैं इससे हम लोग टेपर गेज ब्लॉक के द्वारा मापते हैं। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। टेपर गेज ब्लॉक के द्वारा टेपर की जांच की जाती है। टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा टेपर काटने का जो सूत्र होता है tan थीटा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2l होता है। ये फार्मूला यही होता है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2l होता है। टेपर टर्निंग अटैचमेंट द्वारा बाहरी तथा भीतरी टेपर काटे जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा किस एंगल तक टेपर काट सकते हैं? ऑप्शन है 15, 10, 20, 30। तो देखिए जो टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा हम लोग जितने एंगल तक टेपर काट सकते हैं वह रहता है हमारा एंगल 10 डिग्री का। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 10 या 12 तक कर सकते हैं। तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट की सहायता से बाह्य तथा आंतरिक दोनों टेपर काट सकते हैं। यह ऑटोमेटिक फीड का भी प्रयोग किया जा सकता है। टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा टेपर एंगल जो रहता है इसे अल्फा से भी व्यक्त करते हैं और इसका जो मान होता है 10 डिग्री या 12 डिग्री तक हम लोग सेट कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्टडी रेस्ट का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? ऑप्शन है जाब को सहारा देने के लिए, फेस प्लेट से बंधे जाब को सहारा देने के लिए, जाब को पकड़ने के लिए, जाब को घुमाने के लिए। तो देखिए जो स्टडी रेस्ट रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जाब को सहारा देने के लिए। हम लोग स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। जो जाबें लंबी रहती हैं उनको हम लोग पकड़ने के उस टेक देने के लिए यानी कि सपोर्ट देने के लिए हम लोग स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे वह लिखा है कि स्टडी रेस्ट का प्रयोग जाब को सहारा देने के लिए किया जाता है। यह पतली व खोखली छोरों वाली जाब की टर्निंग करनी हो तो उसमें कंपन आ सकता है। यह कंपन या टेढ़ापन जाब की लंबाई व टूल के दबाव के कारण पैदा होती है। इस दौर को दूर करने के लिए सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है।
14 नंबर क्वेश्चन है कि मैंड्रिल किस लिए प्रयोग की जाती है। तो देख ऑप्शन है आपके सामने कि जाब को उच्च गति पर घुमाने के लिए, जाब को मजबूती से पकड़ने के लिए, जाब बोर को संकेंद्र बांधने के लिए, स्टेप्ड जाब के पहले स्टेप के अनुसार बनाने के लिए। तो देखिए जो मैंड्रिल रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं जाब बोर के संकेंद्र बांधने के लिए। लेथ मैंड्रिल एक प्रकार की जाब को पकड़ने का साधन है। इसका प्रयोग मुख्यतः जाब की बाहरी सतह को बोर की पहले से रीमर या बोरिंग की गई सतह के संकेंद्र घुमाने के लिए किया जाता है। इसके दोनों सिरों पर केंद्र लगे होते हैं, जिस कारण इनका प्रयोग केंद्रों के मध्य पकड़कर कैरियर की सहायता से घुमाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रेवलिंग स्टडी को कहाँ पर कसा जाता है। ऑप्शन लेथ स्पिंडल पर, लेथ बेड पर, टूल पोस्ट पर, कैरेज पर। देखिए जो ट्रेवलिंग स्टडी रहता है इसे हम लोग जो बांधते हैं वह कैरेज पर बांधते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कैरेज पर। ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट ये ऐसी आकार के ढलवा लोहे का बना होता है। इसमें जबड़े 90 डिग्री अथवा किसी विशेष एंगल पर सेट किए जाते हैं। इसे कैरेज के साथ बोल्टों की सहायता से कसा जाता है। जाब के सिरे पर कट लगाकर उसके जबड़े जाब के साथ सटा दिए जाते हैं। इस प्रकार यह कटिंग टूल के सामने जाब को ठोस आधार प्रदान करती है तथा टूल के पीछे साथ साथ चलती है, इसलिए इसे फॉलोवर स्टडी भी कहते हैं। अब है 16 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन लेथ स्टडी रेस्ट का प्रकार है। तो देखिए तो यहाँ पे जो फिक्स स्टडी रेस्ट है ये भी आपका लेथ स्टडी रेस्ट का प्रकार है। ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट भी यह भी लेथ स्टडी का प्रकार है। और ये जो हमारा रोलर स्टडी रेस्ट ये भी हमारा लेथ स्टडी का प्रकार है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी हैं। तो देखिए लेथ स्टडी रेस्ट जो रहता है हमारा 4 प्रकार का होता है। एक फिक्स स्टडी रेस्ट होता है, दूसरा हमारा ट्रेवलिंग स्टडी रेस्ट होता है, तीसरा हमारा रोलर स्टडी रेस्ट होता है, चौथा हमारा रिवॉल्विंग स्टडी रेस्ट होता है। अतः रोलर स्टडी रेस्ट का प्रकार ये गलत है। अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि सुमेलित करिए। सेंटर का प्रकार है एक तरफ, दूसरा उसका दिया है प्रयोग। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अब आपको सही दिख रहा होगा कि सेंटर का प्रकार एक तरफ दिया है, दूसरा आपका प्रयोग दिया है। तो देखिए जो बाल सेंटर रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कि ऑफसेट विधि द्वारा टेपर काटते समय इसका प्रयोग हम लोग करते हैं बाल सेंटर का। और जो हाफ सेंटर रहता है हाफ सेंटर का प्रयोग हम लोग करते हैं कि जाब की फेसिंग के समय किया जाता है हाफ सेंटर का प्रयोग। और जो रिवॉल्विंग सेंटर रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं तेज गति पर घुमाते जाब को सहारा देने के लिए करते हैं। और जो डिप्ट सेंटर रहता है इसका प्रयोग हम लोग अधिक आयु लंबी होती है, इसकी जो होती है डिप्ट सेंटर इसकी आयु बहुत लंबी होती है। तो यहाँ पे हमारे DCBA आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए दिया है जो बाल सेंटर है इसका अग्रभाग बाल के आकार में बना होता है। यह कम घिसता है। यह सेंटर ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग के समय प्रयोग की जाती है। और जो हाफ सेंटर रहता है इसे अर्ध केंद्र के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका प्रयोग जाब को बिना किसी विघ्नता के फेसिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो हमारा रिवॉल्विंग सेंटर है इसका प्रयोग उच्च गति वाले भारी जाबों को सहारा देने के लिए भी हम लोग रिवॉल्विंग सेंटर का प्रयोग करते हैं। और जो टिप्ड सेंटर रहता है इस सेंटर की सैंक माइल्ड स्टील की बनी होती है। यह अग्रभाग कार्बाइड टिप की बनी होती है और इसकी जो आयु होती है यानी कि टूल लाइफ इसकी ज़्यादा होती है। अब है 18 नंबर का क्वेश्चन कि आपको सुमेलित करना है। तो आपके सामने ये रहा, सुमेलित करना है आपको। देखिए जो स्टेप्ड मैंड्रिल रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं विभिन्न बोर वाले जाब को नट की सहायता से कसकर पकड़ा जाता है स्टेप्ड मैंड्रिल द्वारा। और जो हमारा रहता है चूड़ी वाला मैंड्रिल जो रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं भीतरी चूड़ी वाले जाब को टर्न करने के लिए हम लोग चूड़ी वाला मैंड्रिल यूज करते हैं। और जो गैंग मैंड्रिल रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं बहुत से जाबों को एक ही समय टर्न करने के लिए प्रयोग करते हैं। और जो प्लेन मैंड्रिल रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कि जिस समय जाबों के भीतरी व्यास एक समान ना हो वहाँ पे हम लोग प्लेन मैटेरियल का प्रयोग करते हैं। और जो एक्सपेंशन मैटेरियल रहता है यह आम कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऐसा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो हमारा ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जो स्टेप्ड मैटेरियल रहता है इस पर भिन्न भिन्न
साइज के स्टेप बने होते हैं, इसलिए इसका प्रयोग भिन्न भिन्न साइज के बोर वाले जाबों को टर्न करने के लिए किया जाता है। और जो चूड़ी वाला मटेरियल रहता है, इसके अग्रभाग पर चूड़ी कटी होती है, जिस पर भीतरी चूड़ी वाले जाब चढ़ाकर टर्न किए जाते हैं। अब हमारा गैंग मैंड्रिल। तो गैंग मैंड्रिल जो रहता है, इसका बॉडी जो होता है समांतर होता है। इसकी एक सिरे पर कॉलर तथा दूसरे सिरे पर चूड़ियाँ कटी होती हैं। इसके द्वारा बहुत से जाबों को एक ही समय में टर्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और हमारा है अब इसके बाद प्लेन मैंड्रिल। तो प्लेन मैंड्रिल क्या होता है कि ठोस मैंड्रिल को प्लेन मैंड्रिल भी कहते हैं हम लोग। यह स्टील की हार्ड टेपर एवं ग्राइंड की हुई बेलनाकार की रॉड होती है, और इसकी जो बॉडी होती है 1:2000 टेपर में ग्राइंड की होती है। इसके सिरे बॉडी से कम साइज में बने होते हैं। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब जाबों के भीतरी व्यास एक समान न हो। अब है हमारा एक्सपेंशन मैंड्रिल। तो एक्सपेंशन मैंड्रिल जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है स्प्लिट बुश मैंड्रिल, दूसरा होता है एडजस्टेबल स्ट्रिप मैंड्रिल। और यह होता है जो एक्सपेंशन मैंड्रिल होता है, हमारा आम कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब जनरल पर्पज के लिए प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है 19 नंबर की खराद में टेपर टर्निंग के समय जाब को किस एंगल मेजरिंग डिवाइस से जांच सकते हैं। देखिए जो खराद में जो टेपर टर्निंग के समय जाब को हम लोग जिस कोण मापी यंत्र का प्रयोग करते हैं, वह हमारा एंगल मापी जो रहता है वह हमारा रहता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर रहता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के यह डी आकार के होता है, जिस पर 0 से 180 डिग्री दाएं से बाएं व 0 से 180 बाएं से दाएं तक 1-1 डिग्री की मार्किंग की होती है, तथा अक्ष बिंदु पर एक ब्लेड कसा होता है। इसके द्वारा 1 डिग्री में किसी एंगल की माप कर सकते हैं। अतः टेपर टर्निंग के समय जाब के टेपर एंगल को वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर द्वारा जांचा जा सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक लेथ पर खोखले वस्तु को पकड़ने के लिए प्रयुक्त केंद्र कौन सा है। तो कौन सा सेंटर प्रयोग करेंगे खोखले जाब को पकड़ने के लिए। ऑप्शन है आपके सामने हाफ सेंटर, पाइप सेंटर, रिवॉल्विंग सेंटर, स्क्वायर सेंटर। तो अगर आपको खोखले वस्तु को पकड़ना है लेथ मशीन पर, तो हम लोग क्या करते हैं, पाइप सेंटर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेथ मशीन पर खोखले वस्तु को पकड़ने के लिए पाइप सेंटर का प्रयोग किया जाता है। इस सेंटर के आगला भाग जो रहता है, इसका जो व्यास होता है बड़ा होता है, तथा नोक जो होती है चपटी होती है, जबकि पतले तथा लंबे कारखंडों जैसे बुश, स्लिट और गीगर आदि के बाहरी सतह की मशीनिंग के लिए हम लोग मैंड्रिल का प्रयोग करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि नर्लिंग ऑपरेशन क्या है। तो देखिए जो नर्लिंग किया जाता है, यह किया जाता है, नर्लिंग हम लोग प्रयोग करते हैं हाथ की पकड़ बनाने के लिए, हम लोग सतह को खुरदरा करते हैं, तो ये हमारा कहलाता है नर्लिंग। देखिए किसी सतह पर हाथ द्वारा अच्छी पकड़ प्राप्त करने के लिए हम लोग नर्लिंग करते हैं, और यह क्रिया जो होती है हमारा नर्लिंग कहलाती है। यह मुख्यतः सीधी, तिरछी व डायमंड आकृति में होता है। यह क्रिया नर्लिंग औजार को टूल पोस्ट में पकड़कर की जाती है। आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पे हम हैंडल रहता है लोहे का जो होगा, तो वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि इस तरह से खांचा कटा रहता है, इस तरह से ये होता है, समझ लिए एक तरह का ग्रिप ही रहता है जिसे हम लोग पकड़ने के लिए यूज करते हैं। ये नर्लिंग की ओर रहता है, ये डायमंड नर्लिंग होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस धातु की कटाई के लिए कटिंग द्रव की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन है माइल्ड स्टील, ढलवा लोहा, एल्युमिनियम कार्बन स्टील। तो जिस धातु की कटाई के लिए हम लोग कटिंग फ्लूइड की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारा कास्ट आयरन रहता है। तो 22 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ढलवा लोहा। ढलवा लोहे की मशीनिंग के लिए कर्तन द्रव की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें ग्रेफाइट पाया जाता है जो संवहन में सहायक होता है। ढलवा लोहे में जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा होती है वह लगभग 2% से अधिक होती है। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक खराद मशीन के सेल्फ सेंटर चक्के में जबड़ों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 3, 4, 5, 2। तो देखिए जो सेल्फ सेंटरिंग चक्र रहता है, इसमें जबड़ों की संख्या होती है 3। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेल्फ सेंटरिंग चक्र में जबड़ों की संख्या 3 होती है। 3 जबड़ा चक्र जो होता है वह सार्वत्रिक चक्र यानी कि यूनिवर्सल चक्र कहलाता है। यह सेल्फ सेंटर्ड चक्र भी कहते हैं। इसमें सामान्यतः 3 जबड़े होते हैं। इसका अधिकतम प्रयोग होता है, इसके द्वारा वर्कपीस ठीक से केंद्र में पकड़ सकते हैं। इस चक्र का साइज बड़ी व्यास से लिया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि खराद पर निम्न में से कौन सी क्रिया स्पिंडल की चाल न्यूनतम होगी। अगर देखिए न्यूनतम स्पिंडल की चाल कब होगी, जब हम लोग उस पर क्या करेंगे, थ्रेड कटिंग करेंगे। यानी कि अगर चूड़ी काटना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्पिंडल की चाल
कम रखेंगे। तो खराद पर चूड़ी काटने के लिए स्पिंडल की चाल न्यूनतम रखते हैं। खराद पर चूड़ी काटने की क्रिया सामान्यतः चूड़ी द्वारा किया जाता है। इसका अंतर्गत प्रयोग किए जाने वाले चूड़ी औजार यानी कि थ्रेड टूल का बिंद उससे काटी जाने वाली चूड़ी के आकार का होना चाहिए। फाइन थ्रेड के खरादन के लिए औजार पर रैक एंगल का मान 0 होना चाहिए, किंतु रुक्ष खरादन के लिए यानी कि रफ टर्निंग के लिए जो रैक एंगल का मान होता है यह 5 से 25 डिग्री तक रखा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कौन सी उत्पादन प्रक्रिया से खराद आधार यानी कि लथबेड निर्मित होते हैं? ऑप्शन है रोलिंग, ड्राइंग, कास्टिंग, फोर्जिंग। तो उत्पादन प्रक्रिया से खराद आधार पर जो निर्मित होते हैं यह हमारा निर्मित होता है ढलाई द्वारा यानी कि कास्टिंग द्वारा होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेथ बेड के उत्पादन के लिए ढलाई प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। रोलिंग प्रक्रिया में धातु की सिल्लियों को रोलरों के बीच गुजार कर पतली धातु के रूप में प्राप्त किया जाता है, जबकि लंबाई बढ़ाना, अनुप्रस्थ काट बढ़ाना, मोड़ना आदि ये सब फोर्जिंग प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि क्षण टाइप टरेट लेथ में मशीनन किए जाने वाले जाब को पकड़ा जाता है। ऑप्शन है 3 जा चक में, 4 जा चक में, कॉलेट में, मैग्नेटिक चक में। तो देखिए जो बार टाइप या टरेट लेथ रहता है उसमें जो मशीनिंग करना रहता है उसमें जो आपको हम लोग जो पकड़ते हैं वह रहता है हमारा कॉलेट में पकड़ते हैं जाब को। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कॉलेट में पकड़ते हैं। कॉलेट का अधिकतर प्रयोग लंबी क्षण की बहुमात्रा में जाब बनाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त टूल रूम में छोटे जाबों को परिशुद्ध सेंटर में पकड़ने के लिए भी किया जाता है। यह स्प्रिंग स्टील की बनी होती है। अधिकतर इसके अग्रभाग में टेपर सलाट कटी होती है तथा जो पीछे वाला भाग होता है वह हमारा ठोस होता है। 27 नंबर क्वेश्चन, टेल स्टॉक केंद्र जो कारखंड के साथ नहीं घूमते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है नॉन रिवॉल्विंग सेंटर, लाइव सेंटर, डेड सेंटर, इंडिपेंडेंट सेंटर। तो देखिए वह जो टेल स्टॉक होता है, जो केंद्र जो कारखंड के साथ नहीं घूमता है वह हमारा कहलाता है डेड सेंटर यानी कि मृत सेंटर कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 27 का, मृत सेंटर या डेड सेंटर। टेल स्टॉक जो होता है, टेल स्टॉक सेंटर जो होता है यह वर्कपीस के साथ नहीं घूमता है, इसे हम लोग डेड सेंटर कहते हैं। टेल स्टॉक को ढीला हेड भी कह सकते हैं और आधार के अंदर के मार्गों पर आगे पीछे सरकाया जा सकता है। और यह क्या होता है कि जो लेथ बेड रहता है इसका क्या होता है बाएं दाएं साइड में लगाया जाता है यानी कि राइट साइड में यह लगा होता है। टेल स्टॉक जो रहता है यह राइट साइड में लगा होता है और जो लेफ्ट साइड में रहता है हमारा लाइव सेंटर रहता है, लाइव सेंटर रहता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी खराद पर n चक्कर पर मिनट पर घूमने वाले n mm व्यास के कारखंड के लिए कटिंग टूल का जो स्पीड होगा वह मीटर पर मिनट में कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करते हैं? तो देखिए इसके लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं ये हमारा रहता है पाइडियन अपन 1000 mm पर मिनट होता है, सॉरी मीटर पर मिनट होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 28 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो मशीनन की सभी संक्रियाओं के अंतर्गत औजार के कटाई किनारे यानी कि कटिंग एज के सापेक्ष कारखंड की गति की कटाई गति यानी कि कटिंग स्पीड कहते हैं। साधारणतः इसे मीटर पर मिनट में व्यक्त किया जाता है। इसके वर्कपीस का जो व्यास रहता है कैपिटल डी mm में रहता है और जो कटिंग स्पीड रहता है वह हमारा जो वी से व्यक्त करते हैं वह मीटर पर मिनट में हो। तो जो हमारा फार्मूला आता है v इक्वल टू पाइडियन अपन 1000 मीटर पर मिनट आएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें और जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि थ्रेड चेजर किस लिए प्रयोग किए जाते हैं? आपसे नरम धातुओं पर चूड़ी काटने के लिए, शीघ्र चूड़ी काटने के लिए, चूड़ियों का आकार सही बनाने के लिए, हार्ड चूड़ी पर चूड़ी काटने के लिए। तो देखिए जो थ्रेड चेजर रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं चूड़ियों का आकार सही बनाने के लिए, थ्रेड चेजर का प्रयोग करते हैं। अधिक परिश्रम से बचने, पहले से कट की गई चूड़ी को पकड़ने तथा एक मुंह वाले टूल द्वारा परिशुद्ध चूड़ियां काटने के लिए थ्रेड चेजिंग डायल का प्रयोग किया जाता है। थ्रेड चेजिंग डायल का मुख्य कार्य पहले से कटी चूड़ी पर टूल की स्थितियों को सुनिश्चित करता है तथा यह जाब एवं लीड स्क्रू चक्रों की संख्या के अनुपात को भी व्यक्त करता है। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि जो मूविंग मैंड्रिल रहता है इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? ऑप्शन है फोर्जिंग, वायर ड्राइंग, ट्यूब ड्राइंग, मेटल कटिंग। देखिए जो मूविंग मैंड्रिल रहता है यानी कि चल मैंड्रिल रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं
ट्यूब ड्राइंग यानी कि नलिकाकर्षण में हम लोग मूविंग मैंड्रिल का प्रयोग करते हैं। पतले तथा खोखला कार्यखंड की मशीनन के लिए कार्यखंड को मैंड्रिल पर चढ़ाकर मशीनन किया जाता है। सामान्यतः मैंड्रिल उच्च कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं। मूविंग मैंड्रिल का प्रयोग ट्यूब ड्राइंग में किया जाता है। और जो मैंड्रिल होते हैं हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया सिंपल मैंड्रिल, स्टेप मैंड्रिल, कॉलर मैंड्रिल, स्क्रू मैंड्रिल, गैंग मैंड्रिल, और है एक्सपेंशन मैंड्रिल, और है हमारा कोन मैंड्रिल। 31 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रिलिंग यंत्र का पार्ट नहीं है। ऑप्शन स्पिंडल, टूल होल्डर, टेबल, क्रॉस स्लाइड। तो देखिए जो ड्रिलिंग डिवाइस का जो पार्ट नहीं है वह हमारा है कि क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड जो होता है ये हमारा लेथ का पार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ड्रिलिंग जो होता है, ड्रिलिंग में क्या होता है, हमारा क्रॉस स्लाइड का प्रयोग नहीं किया जाता है। जबकि स्पिंडल, टूल होल्डर और टेबल ये सब ड्रिलिंग मशीन में होते हैं, जबकि क्रॉस स्लाइड हमारा लेथ मशीन में होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि लेथ, स्पिंडल, औजार, धारक, मेज आदि ड्रिलिंग के अंग पार्ट हैं, जबकि क्रॉस स्लाइड लेथ मशीन का अंग है। लेथ मशीन के मुख्य अंग हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, क्रॉस स्लाइड और टूल पोस्ट हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा हेड स्टॉक का भाग है। ऑप्शन है कैरेज, टूल पोस्ट। तो ऑप्शन है आपके सामने मेन स्पिंडल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो मुख्य स्पिंडल होता है यह हेड स्टॉक का भाग है। हेड स्टॉक खराद का मुख्य भाग होता है। इसमें लगे स्पिंडल पर चक, फेस प्लेट, सेंटर इत्यादि लगाकर जाप को घुमाया जाता है। इसी में लगी पुल्ली के द्वारा जाप को भिन्न भिन्न गतियों पर घुमा सकते हैं। हेड स्टॉक कास्ट आयरन का बना एक बॉक्स नुमा आकृति नुमा होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ सेंटर पर इंक्लूडेड एंगल कितना होता है। तो देखिए जो लेथ सेंटर का इंक्लूडेड एंगल होता है, इंक्लूडेड एंगल होता है हमारा 60 डिग्री। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वह सेंटर जो हेड स्टॉक स्पिंडल के स्लीव में लगा होता है उसे हम लोग लाइव सेंटर कहते हैं, तथा जो सेंटर टेल स्टॉक स्पिंडल में लगा होता है उसे हम लोग डेड सेंटर कहते हैं। इन सेंटर का अग्रभाग 60 डिग्री के इंक्लूडेड एंगल पर बना होता है। इसकी जो बॉडी होती है वह मॉस टेपर बनी होती है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सेंटर के भाग कौन कौन से हैं। देखिए जो सेंटर के भाग हैं वो हमारा होता है, नोज भी होता है, नेक भी होता है, शंख भी होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए सेंटर के 4 भाग होते हैं, नोज हो गया, नेक हो गया, शंख हो गया, टैंग हो गया। ये हमारे 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, देखिए यहाँ पे नेक दिया है, और ये जो है आपका टैंग है ये हमारा शंख कहलाता है, और ये हमारा नोज, ये वाला जो है ये हमारा जो एंगल है ये हमारा नोज कहलाता है। इसको नोज कहते हैं, या इसी को हम लोग बाहर से कर लें क्योंकि ये दोनों सेम ही है, तो हमारा नोज यानी कि नाक है। नोज का जो होता है इंक्लूडेड एंगल 60 डिग्री होता है। शंख, नेक और टैंग के मध्य टेपर वाला भाग होता है, और जो टैंग रहता है यह सेंटर के सबसे पिछला वाला भाग होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि फार्म टूल द्वारा टेपर टर्निंग की विधि कब उत्तम होती है। ऑप्शन छोटे एवं कम एंगल के लिए, लंबे एवं कम एंगल के लिए, बहुत छोटी लंबाई में, इच्छित कोण के लिए, केवल कोण के लिए। तो देखिए जो फार्म टूल द्वारा टेपर टर्निंग की विधि जब उत्तम होती है, कब उत्तम होती है, जब बहुत छोटी लंबाई में इच्छित कोण के लिए टेपर टर्निंग की जाती है। तो देखिए फार्म टूल द्वारा कम लंबाई वाले जॉबों को उत्तम विधि से टेपर टर्निंग की जाती है। फार्म टूल की कटिंग एज प्रोफाइल जॉब की प्रोफाइल के अनुरूप रखी जाती है। और ये जो औजार होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सर्कुलर टाइप टूल, दूसरा होता है स्ट्रेट टाइप टूल। 36 नंबर क्वेश्चन है कि टेल स्टॉक के द्वारा कौन सा कार्य किया जा सकता है। तो देखिए टेल स्टॉक के द्वारा कौन सा कार्य किया जा सकता है। तो दिया है पहला कि इसके स्पिंडल नोज में डेड सेंटर पकड़ सकते हैं। बिल्कुल सही है, डेड सेंटर, क्योंकि टेल स्टॉक में हम लोग डेड सेंटर ही पकड़ते हैं। इसके स्पिंडल में ड्रिल चक, टेपर, शंख व रिमर आदि पकड़ कर रिमिंग और ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तीसरा है आपका सी आंसर कि इसके ऑफसेट करके टेपर टर्निंग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। टेल स्टॉक के बहुत से कार्य होते हैं, जैसे कि इसे ऑफसेट करके टेपर टर्निंग भी कर सकते हैं, इसे स्पिंडल नोज में डेड सेंटर पकड़ सकते हैं, और इसके स्पिंडल में ड्रिल चक, टेपर, शंख व रीमर आदि पकड़कर ड्रिलिंग और रीमिंग कर सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा अंग लेथ सेंटर का नहीं है। तो लेथ सेंटर का अंग कौन सा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है